हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू दिस सेशन। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ईवीएस की पेडागोजी, जैसा कि हम बहुत पहले से ईवीएस की पेडागोजी कर रहे हैं, तो आज हम ईवीएस के पेडागोजी को 10 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। 10 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर को आज हम करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी को पेपर हुआ ही नहीं था। इसके पहले आपको 8 जनवरी की वीडियो मिल चुकी होगी। तो अभी हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी आपको अपना सारा प्रैक्टिस कंप्लीट करना होगा। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट हमें कवर करने होते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुए हैं, आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में भी देखा था। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन वो भी था कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहाँ की सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहते हैं। विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, समझने के लिए अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर हैं। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं होती कि कोई भी दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति से बेटर है या फिर हमारी संस्कृति दूसरे संस्कृति से बेटर है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, विद्यार्थियों में बातचीत और मेल जोल को बढ़ावा देना, ये बात ठीक है, लेकिन आपको सबसे बड़ा वर्ड यहाँ पे विविधता मिल रहा है। इसलिए बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो के साथ आप जाएंगे कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना किया जाए उनके साथ, और रूढ़ियों को कम किया जाए कि कोई बाहर से आया है तो उसको गलत दृष्टि से भी ना देखा जाए, और जो विविधता होती है, जो अलगाव होता है, उसको उसके महत्व को बताया जाए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है? बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? इस तरीके का क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा ही था कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन ही था और आंसर भी सेम टू सेम है। चैट में GIF, उसमें भी यही आंसर था, इसमें भी यही आंसर था। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलना पड़ेगा, ब्रेकआउट रूम्स हो गया, और उसके बाद वर्चुअल बैकग्राउंड। यहाँ पे चैट में GIF, यहाँ पे ए ऑप्शन ही इसका आंसर है। और उस वीडियो में भी, मतलब उस क्वेश्चन पेपर में भी यही आंसर था। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? पक्षियों की चोंच के चित्रों का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने वाले, अंडा निक्षेपण करने वाले पशुओं के अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो संरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, और उसके बाद नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, और फूल की कली को देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो ये सब बहुत हाई लेवल की बातें हो जाएंगी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट होगा, और सीटेट की तरफ से भी यही आंसर दिया गया कि नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर होगा चारों ऑप्शन में से। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा? एक्टिव लर्निंग जिसमें बच्चे कर रहे हैं कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहन को दर्शाने वाले वृत्त चित्र चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतरण के कारणों पर चर्चा करना,
पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो अलग अलग समूहों में इसके बारे में चर्चा करना, पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद उदाहरण को सूचीबद्ध करना, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी से हम पट पर उतारना, तो ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना, डिस्कशन करना, ये सब बातें जो है वो अपने आप में मतलब अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पिछले पेपर में ही सही लिया गया है। उसमें पाकशाला था और इसमें कच्चे माल पर, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध पर कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वाह के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने के लिए कहना, और विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, तो ये तो नहीं होगा, ये कोई प्रमाणिक कार्य नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना, और विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग के दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेजपोश बनाने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी होगा कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंटिंग स्टैंड बनाने के लिए कहना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही ठीक होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि आप खेलों और खेल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस के पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी और उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। तो ये बात अपने आप में ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी जिसमें उसका इतिहास और बीते समय कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। तो सेम टू सेम होना है ऑप्शन है क्या। आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी जिससे उसका इतिहास है। दोनों ऑप्शन सेम है। हमारे दादा दादी नाना नानी खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। विद्यार्थियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यहाँ पे ए और बी दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पे हमारा यही आंसर होगा कि बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानना होगा, इसमें उसका इतिहास, बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा चारों ऑप्शन में से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता। उजायरा यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। शहमीर क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं, यह लोग गिरते क्यों नहीं। स्रोत एनसीईआरटी का क्लास 5 में दिया गया पाठ 1 है, उसका लेसन 1। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शहमीर की गलतफहमियों को दूर करेगा। जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी उस हर चीज़ को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। तो ये इसकी गलतफहमी को दूर नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
और अगला है कि कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो वह क्या गिर जाएगी? चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है? जब घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? तो ये भी इसको सही से नहीं दर्शा पाएगा। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों में से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से बच्चा यहाँ पे सीख पाएगा। और एक गेंद और एक पंखा को एक ही ऊंचाई के साथ गिराएं। देखें कि किस प्रकार सभी चीज़ें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा होता है। ये सब नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब 83 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। और निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों को अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझेंगे कि तीन भिन्न पशुओं की में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। और भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ पे और डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। चारों ऑप्शन में से यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दी गई तो नई बोतल नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता? एक पोस्टर लगाएं जो यह बताए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किस में नहीं। ये तो नहीं होगा। कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कैसे कितना चम्मच गोंद लिया है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता? मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने सेम टू सेम क्वेश्चन में मतलब उसमें ऑप्शन कुछ और थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने आंसर ऑप्शन जो है वो डी दिया है। सीटेट में ये ऑप्शन, इसके लिए आंसर जो है वो डी दिया गया है कि विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। ये जो है वो आंसर सीटेट की तरफ से दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ए आंसर होना चाहिए चारों ऑप्शन के हिसाब से। और प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने के लिए कहना। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। और समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। या फिर पानी में एक भारी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। प्रयोग से हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करना है, तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है इसमें से सी ऑप्शन होगा कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम उस पर हवा फूंकते हैं।
तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन उदाहरण जो है वो यही हो जाएगा। भोजन पचाने में लगने वाले समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने के लिए कहना। तो ये हर मतलब व्यक्ति का अलग अलग समय होता है। और कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थान पर चिड़ियाँ कितने समय में पहुँचती हैं। तो ये भी नहीं है। और उसके बाद अगला है कि पानी में एक भारी बोतल और खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन ऊपर तैरती है। तो खाली वाली ही तैरेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अगला है 86 नंबर वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के में सबसे कम प्रासंगिक कौन सा होगा। शुरुआत में सबसे कम प्रासंगिक कौन सा होगा। प्रासंगिक सभी हैं लेकिन सबसे कम प्रासंगिक जो है वो कौन सा होगा। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। और विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा दी गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पे 86 नंबर का ये डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सबसे कम प्रासंगिक है। सबसे ज़्यादा प्रासंगिक नहीं पूछा है, सबसे कम प्रासंगिक है। तो यहाँ पे ये प्रासंगिक है, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक तो ये है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान गतिविधि और उनके कारणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहना, ये भी ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। पौधों में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। तो बच्चे इतने जानकार नहीं होते, तो सबसे चारों में से सबसे कम प्रासंगिक जो है वो ए वाला ऑप्शन ही होगा। और 87 नंबर वाला क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्य से विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच में, मतलब कि संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग, मतलब फैलने वाले रोग और नहीं फैलने वाले रोगों के बीच में अंतर को समझेंगे। चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको अच्छे तरीके से दिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण करता है। हम कोविड के बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी के बचाव के लिए नहीं करते, क्यों? यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग हो सकते हैं? यहाँ पे रोगों का नाम लिखना है, ना कि उसकी पहचान करनी है। कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी, तो कोविड भी फैलता है और सामान्य सर्दी भी फैलती है, तो ये जो है वो ये क्वेश्चन उतना भी अच्छा नहीं है। और यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है, तो ये भी नहीं। यहाँ पे दोनों टाइप के हमें रोगों को लेना होगा, कम्युनिकेबल को भी लेना होगा, नॉन कम्युनिकेबल को लेना होगा, उसके मतलब उदाहरण को लेना होगा। अगर बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं तो इसका मतलब है वो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। जो सर्दी होती है वो वायरल होता है, फैलने वाला होता है, लेकिन जो मधुमेह होता है वो फैलने वाला नहीं होता है। तो उनको पता चल जाएगा कि सर्दी फैलने वाला रोग है और मधुमेह जो है फैलने वाला रोग नहीं है। अगर वो इस तरीके से बता पाते हैं तो उनको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में अंतर पता चल चुका है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो यही होगा। और 88 नंबर वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण किया गया है। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिनमें से उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण भी किया गया है। तो शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक चित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हो सकते हैं? यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत को विकसित करेगा। यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायता करेगा। यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करेगा। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में
मदद करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब पृथ्वी का वो 3D निरूपण कर रही है, तो उससे क्या होगा कि यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में हेल्प करेगा, ये बात ठीक है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमले में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का और दूसरा अदरक का है। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से एक शिक्षिका कक्षा में गमलों में लगे दो गमलों में लगे पौधे लाती है, इनमें से एक गुलाब का है, दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? पौधों में अनुकूलन प्रस्तुत कर सकते हैं, पौधों में विविधता ये भी प्रस्तुत कर सकते हैं, फूल के भाग ये भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन पौधों में बीजों के स्थानांतरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यातायात का संकेत, चाय की दुकान, परित्यक्त तालाब और क्या है, सीवेज नाली। एक दूसरे की निर्भरता को दिखा रहे हैं। तो समाज चाय वाले को कस्टमर की ज़रूरत है और कस्टमर को चाय की ज़रूरत है, तो ये एक दूसरे की निर्भरता को दिखा रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। और इस तरीके से बहुत नए नए क्वेश्चन भी लास्ट 2 पेपर में आपको देखने को मिले होंगे और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।